भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। जिस प्रकार अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि उन्होंने कहा था कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए, तो आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए थे। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो जिस प्रकार अर्जुन का पहला निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था, इसी प्रकार हमें भी अपना पहला निर्णय महत्वपूर्ण रखना है। हमें ये रोज़ सुबह उठकर जो हमारा सबसे पहला निर्णय होना चाहिए वो यही होना चाहिए, यही हमारी सोच होनी चाहिए कि मुझे आज कल से भी ज़्यादा पढ़ना है, मेरा दिन आज कल से भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए। और चाहे कुछ भी आज हो जाए, कितनी भी कठिनाई मेरे रास्ते में पूरे दिन भर में आए, मैं फिर भी पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और अपने दिन को बिल्कुल अच्छे से मैनेज करके अपने रास्ते को इस तरीके से बनाएंगे कि हमारी मंजिल हमें ज़रूर मिले। तो ये जो मोटिवेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बातें किसी से कह नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा पॉजिटिव सुनने से हमें एनर्जी फील होती है और फिर हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है और हम सोचते हैं कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मेरा मकसद यही होता है वीडियो बनाने का और वीडियो में ये सब दिखाने का कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स मेरे ये भी थे, एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि आपने तो अपनी ये शहर की लाइफ दिखाई है, तो अगर गाँव में हो तो हम कैसे मैनेज करें। देखिए, अगर प्रॉब्लम आपकी है ना तो सॉल्यूशन भी आपको ही ढूंढना होगा। आप किसी से कुछ भी पूछ लीजिए, अगर वो आपकी लाइफ नहीं जी रहा है, क्योंकि मैं तो आपकी लाइफ जी नहीं रही हूँ कि आप गाँव में किस तरीके से मैनेज कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक आश्वासन दे सकती हूँ, एक चीज़ आपको बोल सकती हूँ कि हर किसी भी चीज़ में उम्मीद ज़रूर होती है। तो आप अपनी होप बिल्कुल भी मत छोड़िए और बस कोशिश करते रहिए। गांव में मैंने सुना है कि रात में लोग जल्दी सो जाते हैं खाना वाना खा के, तो आप भी अगर रात में जल्दी सो जाते हैं तो जब सब सो जाएंगे उसके बाद आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। देखिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। आप ये सोचें कि नहीं, जल्दी सो जाते हैं तो सुबह जल्दी भी तो उठना होता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं। तो इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हमको अपनी नींद को कम करना ही पड़ेगा। हम 7-8 घंटे नहीं सो सकते हैं, हमें अपनी नींद को 5 से 6 घंटे का ही रखना पड़ेगा, तभी हम अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत समय निकाल सकते हैं। तो कैसे भी हो, करना तो पड़ेगा ही मैनेज। तो आज सुबह ही सारे काम निपटाने के बाद, आजकल मेरा भी शेड्यूल कुछ ऐसा ही चल रहा है। जो कंटिन्यूटी थी, जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी थी, तो वो तो बरकरार है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, लेकिन वो अमाउंट नहीं है कि जितने अमाउंट में मैं पहले पढ़ रही थी। टाइम निकाल के कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, 6 घंटे तक भी हो रहे थे कभी कभार, तो वो अभी नहीं हो पा रहा है। बट अब मेरा बेटा थोड़ा पहले से बेटर है। एटलीस्ट 1-2 दिन से रात में पूरी रात हमें नहीं जगा रहा है। बीच में तो 3-4 दिन ऐसे हो गए थे कि पूरी रात हमें जगना पड़ रहा था, उसके कफ कोल्ड की वजह से गोद में ही सुलाना पड़ रहा था। लेकिन अब एटलीस्ट हम सो पा रहे हैं, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं होती है तो दिन भर भी सर भारी भारी रहता है, ना पढ़ा जाता है ना कुछ। बस यही सब हमने किया। और जो भी सामान हम मार्केट से उस दिन लेके आए थे, हम 1.5-2 महीने का राशन एक ही बार ले आते हैं। दालें हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जैसे पोहा, सूजी, बेसन, तो ये जो चीज़ें जो ख़राब नहीं होती हैं तो ये एक ही बार में ले आते हैं। लगभग 1.5-2 महीने चल जाते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें ले आए थे, फिर मैंने इसको एक अलमारी में पूरा सेट करके रख दिया कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तो उस चीज़ को निकाल लिया जाएगा। तो कहने के लिए तो हाउसवाइफ के लिए सब यही कहते हैं कि काम ही क्या है, सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है, फिर खाना वाना ही तो बनाना होता है। उसके अलावा इतने छोटे छोटे काम होते हैं जिन्हें हम गिनते भी नहीं हैं। अगर बच्चे खिलौना फैला रहे हैं तो उनको संभालना, अब जैसे ये राशन का सामान आया, राशन का सामान संभालो, सब्जियां आई हैं, सब्जियां धो, कपड़े सुखाने रखे, कपड़े प्रेस करो, उसके बाद उनको तय करके रखो। तो ऐसे छोटे छोटे काम, और इसमें हमारा टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह और सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। लेकिन फिर भी मैनेज तो हमें करना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से मैं भी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मैनेज करें। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, उनसे हारना बिल्कुल भी नहीं है और अपनी हिम्मत अपने आप ही बनना है
और फिर दिन में मैंने दाल चावल और हरी सब्जी बनाई थी। और जब भी हम अरहर की दाल बनाते हैं, पीली दाल, तो हम उसमें ये सब्ज़ी ज़रूर बनाते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है हरी सब्जी। और उसके बाद सुबह थोड़ी सी स्टडी की थी और उसके बाद दिन में मैंने मैथ्स का चैप्टर पार्ट ए का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर निकाला था। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग है तो उसको मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँ। उसको ये है कि मैं रेगुलर बेसिस में ना सही तो तीसरे चौथे दिन ज़रूर निकालूंगी। मुझे पता है कि मेरा जनरल अवेयरनेस वीक है, तो इसलिए मैं उसको रोज़ पढ़ती हूँ। इंग्लिश में वोकैब वगैरह थोड़ा वीक है तो उसको मैं रोज़ पढ़ती हूँ। तो रोज़ का मेरा ये होता है कि लगभग 1 घंटा मुझे जनरल अवेयरनेस को देना है और लगभग 20-25 मिनट या आधा घंटा मुझे वोकैबलरी को देना है कि मैं वोकैब याद करूँगी, प्रीवियस वाली रिवाइज़ करूँगी। और तीसरे चौथे दिन मैं मैथ्स मेरा ठीक है तो मैथ्स निकाल लेती हूँ, रीजनिंग निकाल लेती हूँ। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट मेरा है टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए मैं डीएसएसबी का फॉर्म भर रही हूँ। तो ये जो मेरा सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट की मैं प्रिपरेशन रोज़ ही करती हूँ, रोज़ 50 क्वेश्चंस करती हूँ। आजकल नहीं हो पा रहा था, लेकिन मेरा टारगेट यही है कि मैं रोज़ ही 50 क्वेश्चंस करूँ अपने कंसर्न सब्जेक्ट के, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। 100 मार्क्स का तो वही आएगा टीजीटी में, और पीजीटी में 200 मार्क्स का। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मॉक टेस्ट करूं, लेकिन आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और बीच में आपने देखा था, मैंने आपको प्रीवियस ईयर की बुक भी बताई थी जिसमें डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर्स हैं। तो मैंने वो भी बुक में से कम 3-4 मॉक टेस्ट कर लिए थे और उसमें पार्ट ए का ही था। तो मैं बस एक ऐसा मॉक टेस्ट चाह रही थी जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मेरे को मिल जाएं और मुझे थोड़ा आइडिया लग सके कि मैं कहाँ अभी स्टैंड कर रही हूँ और मुझे कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो मुझे चाहिए था कि टीजीटी का 200 मार्क्स का, जिसमें 100 मार्क्स का पार्ट ए हो और 100 मार्क्स का पार्ट बी, और मैं उसे एग्जैक्ट टाइम में करूं और मुझे पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिले कि मेरा कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स मेरे नेगेटिव मार्किंग में कटे। तो ये सब चीज़ें मैं सोच रही थी। तो मैंने नेट में सर्च वर्च भी कर रही थी कि भाई किस तरीके से मैं दे सकती हूँ, और थोड़ा टाइम भी मुझे देखना था क्योंकि 2 घंटे रेगुलर वे में मिलना और बिना किसी आवाज़ के बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो कभी भी बच्चा बीच में उठ रहा है तो उसको देखना पड़ता है, कभी उनको पानी पिलाना है, खाना खिलाना है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। मतलब 2 घंटे बिल्कुल बिना किसी आवाज़ के निकालना मुश्किल हो जाता है। अब ये देखिए मेरे ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं, तो कहते हैं ना इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। तो इसको नेबुलाइज़र देने के लिए कहा था कि वेपराइज़ करवाना, तो नीचे हमने पता किया तो हमें मिला नहीं। तो फिर अब इन्होंने सोचा क्या करना है क्योंकि उसकी नाक पूरी बंद हो रखी थी। तो इसलिए फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऐसे ही बना दिया। और लेकिन भाप बहुत अच्छी आ रही थी। और लेकिन मेरा बेटा रो रहा था, वो बहुत डर रहा था कि पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरे साथ। और वो तो अगर हम नीचे से भी ख़रीद के लाते तो भी उसमें भी डरता है, क्योंकि पहली बार ही देखेगा तो डरेगा ही। लेकिन थोड़ा हमने उसको भाप दे दी थी और इन्होंने घर में ही बना दिया था। तो बोलते हैं ना इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, तो इन्होंने कुछ भी कर दिया था। तो ये सब करने के बाद फिर रात में अपने बेबी को सुला के, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा, क्योंकि छुट्टी थी उनकी, तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप देख लो और मुझे मॉक टेस्ट देना है और 2 घंटे प्लीज़ मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, बच्चों को देख लेना। तो मैंने डीएसएसबी का मॉक टेस्ट दिया, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। और ये मॉक टेस्ट 200 नंबर का था और टीजीटी का है 2024 में ही अभी रिसेंटली बनाए गए हैं। और ये जो पेपर था ये बिल्कुल एग्जैक्ट 2 कॉपी डीएसएसबी में जिस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, क्योंकि मैंने डीएसएसबी का ऑनलाइन एग्ज़ाम एक बार दे रखा है और उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे तो प्रिपरेशन तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं की थी, बट मैंने एक बार दे रखा है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा एग्ज़ाम देने पे कि मैं डीएसएसबी का ही एग्ज़ाम देने जा रखी हूँ। बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम इंस्ट्रक्शंस और सेम तरीके से, क्योंकि एक बार अगर आपने कोई सेक्शन छोड़ दिया है तो वो लॉक हो जाता है, आप जंप नहीं कर सकते हो। अगर आप जंप करना चाहते हो कि मान लो कि वो लाइन वाइज सेक्शन लगाया, मान लो रीजनिंग है, रीजनिंग के बाद हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है, अगर आपको सीधे रीजनिंग नहीं करना है, हिंदी करना है पहले, तो अगर आप हिंदी में जाना चाहते हो तो रीजनिंग एक बार लॉक हो जाएगा तो दोबारा ओपन नहीं होगा। तो सेम पैटर्न पे इसमें भी सब कुछ करा हुआ था कि अगर आप पीछे वाले सेक्शंस एक बार स्किप कर देते हो वो आप तो फिर आपका वो लॉक हो जाएगा, वो दोबारा ओपन नहीं होगा। तो ये बड़ी दिक्कत है डीएसएसबी में, लेकिन वही है कि इसको एक बार तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, अब जब है तो है। तो फिर इसलिए मैंने ये शुरू कर दिया था रात में बैठ के, और लगभग 10 सवा 10 के आसपास मैं बैठ गई थी और 12 बजे तक ये मेरा हो गया था 2 घंटे में। और सारे क्वेश्चंस वगैरह तो मुझे काफ़ी कुछ इससे समझ में आया कि मुझे क्या गलतियाँ करनी नहीं हैं
और क्या क्या मैं और अच्छा कर सकती हूँ, किस चीज़ में मेरी क्या क्या कमियाँ हैं अभी, और मुझे किस तरीके से उनको टाइम देना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये एग्ज़ाम दे के। और ऑनलाइन एग्ज़ाम मैंने फ़र्स्ट टाइम ही दिया है, डीएसएसबी का मॉक टेस्ट। पहली बार तो मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट पहली बार ही दिया है। ऑफ़लाइन ये होता है कि मैं अपना टाइमर लगा लेती हूँ, उससे मैं कर लेती थी, लेकिन पहली बार मैंने ऑनलाइन दिया है क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिला बच्चों के साथ इस तरीके से कि सेपरेट बैठ के कर सकूँ। और फिर लेकिन मैंने आज जैसे तैसे टाइम निकाला और मैं सोच रही हूँ कि हफ्ते में एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट मैं ज़रूर दूँगी। जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होगी उस दिन मैं ये टेस्ट दिया करूँगी। और अभी आप वीडियो के एंड में देखेंगे भी मेरे कितने मार्क्स आए और क्या रैंक मेरी रही। ये जस्ट एनालाइज़ करने के लिए था कि मैं खुद को सेल्फ़ एनालिसिस कर सकूं कि मैं अभी कितने पानी में हूं और कितनी मुझे तैयारी की ज़रूरत है कि जिससे मैं और मेहनत कर सकूं। तो बस इसलिए था, ये कोई ऐसे नहीं है कि मतलब ये सोच के नहीं मैंने दिया था कि मेरे कितने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं आए हैं मेरे। लेकिन आपको भी पता है कि जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम है वो टफेस्ट एग्ज़ाम है और 200 क्वेश्चंस होते हैं टीजीटी में, और 200 क्वेश्चंस में 120 मिनट्स 2 आवर का है, तो 120 मिनट्स का होता है, 200 क्वेश्चंस है। 200 क्वेश्चंस तो कोई भी नहीं कर पाता है, क्योंकि 1 मिनट तो एक क्वेश्चन में लगता ही लगता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे मेरी 31 रैंक आई है। टोटल 667 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और मेरा स्कोर 200 में से 107.25 है। और टोटल मैंने 138 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे और एक्यूरेसी 84.06 है। एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। अगर 138 में से मेरे कुछ ही क्वेश्चन गलत होते तो मेरे 130 प्लस भी नंबर आ सकते थे, ठीक है। तो एक्यूरेसी जितना भी हो 90 प्लस होनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो 138 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए 120 मिनट्स में। तो मुझे ये टारगेट रखना है कि मैं 150 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकूँ और एक्यूरेसी को और बढ़ा सकूँ। और ये पोर्शंस मेरे थे, किसमें कितने नंबर आए हैं, कितने कटे हैं। तो ये भी देखो, जनरल अवेयरनेस में 6.5 ही हैं 20 में से। तो जनरल अवेयरनेस को और सुधारना है अभी, क्योंकि इसमें कुछ करंट क्वेश्चंस भी थे। करंट मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं मुझे अभी सुधारनी है, मैं सुधारूंगी। और आपसे भी चाहूँगी कि आप भी धीरे धीरे मैनेज करिए अपनी स्टडी को। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू आप सबका मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए।